हेलो दोस्तों। ये इस कहानी का भाग 12 है। यदि आप इस कहानी के पिछले भाग को नहीं देखे हैं तो मैंने इस स्टोरी के प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं। और हाँ, इस एपिसोड के स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक बात बोलना चाहूँगी। आप लोग बोल रहे हैं कि एक दिन में 2 एपिसोड देने के लिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे बहुत सारे घर का काम भी होता है। तो इसीलिए मैं एक दिन में 2 एपिसोड नहीं अपलोड कर पाऊँगी। आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अगले दिन जैस्मिन नीचे आई और अपने मम्मा पापा के रूम में चली गई। अनुराग जी आज ऑफिस नहीं जा रहे थे। कल ही बिजनेस टूर से आए थे। आज वे रेस्ट पर थे। वे रूम में बैठे थे। जैस्मिन नॉक करके अंदर चली गई। जैस्मिन को देखकर उसके पेरेंट्स मुस्कुरा दिए। जैस्मिन भी मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मा। शीतल जी मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग बच्चा। अनुराग जी बोले, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, आइए। जैस्मिन आकर अपने पापा के पास बेड पर बैठ गई। शीतल जी अनुराग जी के सूटकेस को अनपैक कर रही थी। जैस्मिन बोली, पापा, मम्मा, मुझे आप दोनों से एक बात करनी है। अनुराग जी और शीतल जी दोनों जैस्मिन को देखने लगे। शीतल जी भी आकर बेड पर बैठ गईं और बोली, हाँ बेटा। जैस्मिन ने दोनों को एक नज़र देखा और बोली, पापा, मैं ईशान के पास कनाडा जाना चाहती हूँ। ईशान जैस्मिन के छोटे पापा का बेटा है। मुझे अपनी मास्टर्स कनाडा में करनी है। जैस्मिन की बात सुनकर उसके मम्मी पापा दोनों कंफ्यूज हो गए। शीतल जी बोली, लेकिन जज्जू, कुछ दिन पहले तो तुम इंडिया में रहकर पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती थी। जैस्मिन के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे, लेकिन जैस्मिन ने खुद को नॉर्मल करके कहा, मम्मा, मैं मजाक कर रही थी बस। आप सबको तो पता है, मुझे हमेशा से अब्रॉड में ही अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहती थी। प्लीज मना मत कीजिए, मेरा मन है जाने का। पापा प्लीज। जैस्मिन उम्मीद से अपने पेरेंट्स को देखने लगी। अनुराग जी उसके सर पर हाथ फेरकर बोले, जस्सू बेटा, किसी बात से परेशान हो क्या आप? जैस्मिन ने सुना तो मुस्कुरा दी और ना में सर हिलाकर बोली, नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनुराग जी ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा, फिर बोले, ठीक है बच्चा, हमने पहले भी आपको कभी नहीं रोका, आगे भी नहीं रोकेंगे। हमारी बेटी गुरूर है हमारा। आप जो करना चाहती हैं, आपके मम्मा पापा हमेशा आपके साथ खड़े मिलेंगे। हमें आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। आप आगे बढ़िए जिंदगी में, आपको जहाँ तक जाना है। बाकी आपको कभी भी हमारी जरूरत लगे, हम अपनी बच्ची के लिए कहीं भी आ सकते हैं। जैस्मिन की आंखें भीग गई। उसकी फैमिली आंखें बंद करके उस पर भरोसा करती थी और उसने कितनी ही बार झूठ बोल दिया और अब भी वे झूठ बोल रही थी। जैस्मिन अपने पापा के सीने से लग गई और बोली, थैंक यू पापा, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। मेरे मुंह से निकली बात को कभी नहीं मोड़ा आपने। आई एम वेरी लकी कि आप मेरी लाइफ में हो। अगर आप सब न होते तो पता नहीं मैं क्या करती। अनुराग जी और शीतल जी मुस्कुरा दिए। अनुराग जी बोले, हमारी बेटी आज बहुत ही समझदारी की बातें कर रही है। जैस्मिन अलग होकर क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, क्यों पापा, मैं समझदार नहीं हूँ क्या? अनुराग जी हंसने लगे। शीतल जी भी हंस दी और बोली, तेरे पापा मजाक कर रहे हैं। जैस्मिन भी मुस्कुरा दी और अपने पापा के सीने से लग गई और अपनी मम्मा से बोली, मम्मा आप भी आओ। शीतल जी मुस्कुरा दी और उनके पास आ गई। जैस्मिन ने दोनों को हग कर लिया और इमोशनल हो गई और अपने मन में बोली, सॉरी मम्मा पापा, आप दुनिया के बेस्ट पेरेंट्स हो, लेकिन मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ। बहुत ही झूठ बोले मैंने आप दोनों से। किसी की बातों में आकर आप दोनों की सिखाई बातें भी भूल गई। आपकी दी हुई फ्रीडम का मैंने गलत यूज कर लिया और सब खराब करके बैठ गई। अब न तो आपको बता पा रही हूँ और न ही जी पा रही हूँ। आई एम सॉरी मम्मा पापा, प्लीज आप दोनों गलत मत समझना। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। जितना बुरा हुआ मेरे साथ, मैंने बस भरोसा ज्यादा कर लिया। आपने मुझे प्रिंसेस की तरह रखा, लेकिन फिर भी मैं बाहर निकल गई खुशियाँ ढूंढने, और देखो सब कुछ गवा कर आ गई। जैस्मिन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर दोनों से छुपाकर आंसू साफ कर लिए और गहरी सांस लेकर मुस्कुरा दी और दोनों से बातें करने लगी। जैस्मिन कनाडा जा रही थी।
कल उसकी फ्लाइट थी, कल सुबह की। वैसे तो उसके रिजल्ट आने में टाइम था, लेकिन जैस्मिन इंटर्नशिप का बहाना लगाकर जा रही थी। उसकी फैमिली उसे कभी मना नहीं करती थी, तो उसे जाने दिया। जैस्मिन अपने कपड़े पैक कर रही थी। उसके रूम में रूही थी, जो बेड पर बैठी उसे देख रही थी। जैस्मिन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, चुपचाप अपनी पैकिंग में लगी थी। जैस्मिन ने बिना उसे देखे ही कहा, रूही ऐसे मत देख यार, मैं आया करूंगी, हमेशा के लिए थोड़े जा रही हूँ। जैस्मिन की बात सुनकर रूही आंखों में आंसू लिए बोली, बकवास मत करना मेरे साथ, झूठ तो बोलियो ही मत। मुझे पता है तू अब नहीं आने वाली वापस, तो उस चीटर की वजह से हम सबको छोड़कर जा रही है ना। जैस्मिन भी इमोशनल हो गई। वे रूही के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, रूही मैं वैसे भी जाने वाली थी ना मास्टर्स के लिए। रूही आंखों में आंसू लिए बोली, वे बात अलग थी, लेकिन अब तू पढ़ाई के लिए नहीं, उस चीटर के लिए जा रही है। वे तेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया क्या? तूने कसम ना दी होती ना, तो उस पागल आदमी को सबक सिखा देती। मैं तो कहती हूँ तुम्हें भी सबक सिखाना चाहिए उसे। तेरे पीछे इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है सबकी। अनुराग अंकल पूरे शहर में तहलका मचा सकते हैं तेरे लिए, और तू है कि ऐसे भाग रही है। जैस्मिन की आंखें भर आई और उसने नामे सर हिला दिया और बोली, रूही मुझे मूव ऑन करना है, मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना। अब अपना फ्यूचर देखना है। यहाँ रहकर मैं मूव ऑन नहीं कर पाऊंगी। मामा पापा के पास रहूंगी तो हमेशा गिल्ट में रहूंगी। जो गलती मैं कर बैठी हूँ उससे उबर नहीं पाऊंगी। इनको बताने की हिम्मत नहीं मुझ में। मुझे अब बस थोड़ा सा ब्रेक लेना है। जब कभी मुझे लगेगा मुझे वापस आना चाहिए, मैं आ जाऊंगी। मुझे मेरे पापा का स्ट्रेस कम करना है बिजनेस में। अब मुझे अपने कैरियर पर फोकस करना है बस। इधर उधर की बातों से लेना देना नहीं मुझे अब। मैं किसी और के लिए नहीं, अपने लिए कर रही हूँ। रूही रोने लगी तो जैस्मिन ने उसे गले से लगा लिया। जैस्मिन भी रोने लगी। सिर्फ रूही को पता था कि जैस्मिन किस हालत में है। जैस्मिन रोते हुए बोली, रूही यहाँ घर आती रहना, तू आती रहेगी तो मम्मा पापा को थोड़ा दिलासा रहेगा, और हो सके तो तुम और अर्जुन भैया जल्दी शादी के लिए सोचना। और कहीं आऊं या ना आऊं, लेकिन तुम्हारी और भैया की शादी में जरूर आऊंगी। रूही उससे अलग हुई और हाँ में सर हिलाने लगी। फिर जैस्मिन ने उसके आंसू साफ किए और बोली, अब रोना नहीं मेरे पीछे, रोज कॉल करूंगी मैं। यहाँ का हाल चाल तू ही बताएगी मुझे अच्छे से। रूही उसे देखने लगी। जैस्मिन ने नकली स्माइल कर दी और फिर वापस दोनों पैकिंग करने लगी। दोनों बैठ गई। रूही बहुत सी बातें उससे करने लगी। जैस्मिन बस चुप थी और बाहर देखे जा रही थी। उसका अब मन नहीं लगता था किसी चीज में। बहुत ही भारी लग रही थी जिंदगी। ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर उठाकर चल रही हो। दिल भरा पड़ा था उसका, कुछ बातें अपने दिल में रखी हुई जो उसका जीना मुश्किल कर रही थी। अगली सुबह जैस्मिन रेडी हो गई और अर्जुन और रूही जाने वाले थे एयरपोर्ट छोड़ने। बाकी सब घर पर थे। जैस्मिन सुबह उठकर जल्दी रेडी हो गई। 10 बजे की फ्लाइट थी उसकी। 8 बज रहे थे। वे व्हाइट कलर का हल्का सा लूज प्लाजो सेट पहनकर रेडी हो गई। बाल खुले ही छोड़े हुए थे, कोई मेकअप नहीं, बस होठों पर लिप बाम लगाई हुई थी। फेस पर रौनक नहीं थी अब उसके। जैस्मिन और रोहित दोनों नीचे आ गई। जैस्मिन का सामान कार में रखवा दिया था। वे नीचे आई और सबसे मिलने लगी। शीतल जी और कोमल जी इमोशनल हो गई। जैस्मिन भी रोने को हो रही थी, लेकिन वे खुद को कंट्रोल करके उनको चुप कराने लगी। जैस्मिन बोली, मम्मा, छोटी मम्मा, आप ऐसे भेजेंगे तो फिर मेरा दिल नहीं लगेगा। शीतल जी ने उसके गाल को चूमकर बोली, अपना ध्यान रखना और फोन करती रहना, खाने का भी ध्यान रखना। जैस्मिन मुस्कुरा दी और बोली, जी मम्मा, आप टेंशन मत लो, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी। आप भी ख्याल रखना, मेरी टेंशन मत लेते रहना आप। अनुराग जी खुद भी थोड़े इमोशनल थे। वे अपनी बेटी को इतनी दूर भेज रहे थे, लेकिन वे अपनी बच्ची को उड़ने भी देना चाहते थे। उसकी तरक्की को नहीं रोकना चाहते थे। उन्होंने खुद को स्ट्रॉन्ग किया और बोले, बिल्कुल, हमारी बच्ची बहुत ही ब्रेव है। चलिए, रोएगा नहीं कोई भी। हमारी बेटी कुछ सीखने जा रही है और हौसला देकर भेजना चाहिए। वापस आकर सीईओ बनना है इनको। जैस्मिन मुस्कुरा दी और आकर अपने पापा के सीने से लग गई और बोली, बिल्कुल पापा। अनुराग जी बोले, चलिए
लेट मत हो जाना आप, रास्ते में ट्रैफिक भी मिल जाएगा। सब जैस्मिन को छोड़ने बाहर तक आ गए। जैस्मिन फिर सबसे मिली। शीतल जी बोली, पहुँच करके फोन कर देना याद से, हमें नींद नहीं आएगी जब तक तू बात नहीं करेगी। जैस्मिन हल्का सा हंसती और अपनी मम्मा के गाल पर किस कर दिया और बोली, जी मम्मा, लव यू। शीतल जी ने उसके सर पर हाथ फेर दिया। जैस्मिन सबको और अपने घर को एक नज़र देखकर फिर कार में बैठ गई। सब उसे देख रहे थे। जैस्मिन की आंखें भर आई, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर सबको फ्लाइंग किस करके बाय करने लगी। सबने उसे बाय कर दिया। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दिया और बाहर ले गया। ड्राइवर के साथ वाली सीट पर अर्जुन था और जैस्मिन के पास रूही। जैस्मिन की आंखों से रुके हुए आंसू बाहर आ गए। रूही ने देखा तो उसके हाथ पर हाथ रख दिया। जैस्मिन ने अपने आंसू साफ किए और मुस्कुरा दी। 9:30 बजे तक सब एयरपोर्ट आ गए। जैस्मिन पहले अर्जुन के गले लगी और बोली, बाय भैया, अपना ख्याल रखना। अर्जुन ने उसके माथे पर किस कर दिया और बोला, तुम भी अपना ध्यान रखना, ध्यान से जाना, और कोई भी जरूरत हो तो सबसे पहले तेरा कॉल मुझे आना चाहिए। जैस्मिन मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाने लगी, फिर रूही के गले लग गई। रूही को फिर से रोना आने लगा। दोनों फ्रेंड्स ने एक दूसरे को कसकर पकड़ा था। दोनों को रोना आने लगा। फिर जैस्मिन ने खुद को स्ट्रॉन्ग करके रूही को खुद से अलग किया और उसकी आंखें साफ करके बोली, चल बाय, अर्जुन भैया के साथ आती रहना कनाडा, भैया लेकर आना साथ में। अर्जुन ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। रूही ने जैस्मिन की गाल पर किस कर दिया और बोली, अपना ध्यान रखना और ये बात मत भूल जाना कि तेरी बेस्टी है और तुझे सारी बातें शेयर करनी है उसके साथ, दिल में नहीं रखेगी कुछ भी। जैस्मिन मुस्कुरा दी और हाँ में सर हिलाने लगी। फिर उसने रूही के गाल पर किस कर दिया और बोली, चल छोड़, अब टाइम हो रहा है मेरा, फ्लाइट मिस करवाने का प्लान तो नहीं है तेरा। रूही ने उसे छोड़ दिया और घूरने लगी। जैस्मिन हंसती, फिर अर्जुन भी हंस दिया और जैस्मिन के सर पर हाथ फेरकर बोला, जाओ जस्सू, चेकिंग में भी टाइम लगेगा। जैस्मिन ने हाँ में सर हिलाया। फिर दोनों को एक नज़र देखकर अपनी सूटकेस की ट्रॉली पकड़े वे अंदर चली गई। जैस्मिन का दिल ही जानता था वे कैसे जा रही थी। खुशी से नहीं जा रही थी, रोना भी आ रहा था, लेकिन रोना नहीं चाहती थी। वही रूही भी भरी आंखों से उसे जाते हुए देखती रही। अर्जुन ने देखा तो उसे सीने से लगा लिया और बोला, रूही, रोने वाली क्या बात है, नेक्स्ट मंथ हम दोनों कनाडा जाकर मिलाएंगे। रूही अर्जुन के गले लगे ही बोली, अकेली गई है, पता नहीं कौन संभालेगा उसे। अर्जुन को नहीं पता था कुछ भी। वे हंसने लगा और बोला, रूही, ईशान है वहाँ, जस्सू और ईशान की तो वैसे भी बहुत ही बनती है। रूही कुछ नहीं बोली। दोनों फिर वापस कार में आ गए और घर की तरफ चले गए। जैस्मिन ने अपनी चेकिंग करवाई और जाकर फ्लाइट में बैठ गई। उसके पापा ने बिजनेस सीट बुक करवाई थी उसकी। जैस्मिन जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। बिजनेस एरिया में कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, किसी से मतलब नहीं होता किसी को। जैस्मिन अपनी सीट से टेक लगाकर बैठ गई और बाहर देखने लगी। जैस्मिन की आंखें भीग गई। वे अपने मन में बोली, विहान, आज से मेरी लाइफ के बुक से आपके चैप्टर का पेज यहीं फाड़ कर जा रही हूँ। कभी जिंदगी में मेरे सामने मत आना आप, मैं पहचानूंगी भी नहीं आपको। आपसे प्यार करना बहुत ही भारी पड़ गया मुझे। पहले वाली जैस्मिन को मार दिया आपने, मेरी फैमिली ने अपनी बेटी को खो दिया सिर्फ आपकी वजह से। मैं उनको उनकी जस्सू वापस नहीं दे सकती, उनसे नजरें नहीं मिला पा रही थी मैं। आपके 2 महीने के प्यार ने मेरी फैमिली के 21 साल के प्यार को भी बर्बाद कर दिया। सारी जिंदगी मैं इस बात के लिए कोसूंगी खुद को। और अब आपसे न तो नफरत है और न ही प्यार। अब आप एक स्ट्रेंजर हो मेरे लिए और हमेशा स्ट्रेंजर ही रहोगे। गुड बाय मिस्टर स्ट्रेंजर, यू आर नथिंग टू मी, नथिंग। जैस्मिन की आंखों से आंसुओं की धारा उसके गालों पर आ गई। उसने अपने स्टॉल से आंसू साफ कर लिए और बोतल से पानी निकालकर पीने लगी। उसे थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जैसे बहुत ही भरी हुई हो अंदर से, लेकिन उसने गहरी गहरी सांसें ली और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर में उसकी फ्लाइट भी चल दी। जैस्मिन ने अपने कानों पर ब्लूटूथ लगा लिए और अपने मूड के हिसाब से गाने सुनने लगी और आंखें बंद कर ली। 5 महीने बाद 5 महीने बीत गए थे। कहते हैं
किसी के जाने से किसी की जिंदगी नहीं रुकती, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। सच में जिंदगी रुकती हुई सी फील होती है। कई लोगों को बस दिन काट रहे होते हैं, दिनों को जी नहीं रहे होते। वैसे बाकियों के लिए नॉर्मल होंगे ये 5 महीने, लेकिन शायद उन दोनों के लिए नहीं थे। जैस्मिन को इंडिया से गए हुए 5 महीने हो गए थे। वे कनाडा में अपने छोटे भाई ईशान के साथ रहती थी। दोनों के कॉलेज अलग अलग थे, लेकिन अपार्टमेंट सेम था। वे दोनों वैनकूवर में थे। जैस्मिन बिजनेस में मास्टर्स कर रही थी। जिंदगी में बस अब एक ही काम था उसका, पढ़ाई करना। बाकी उसने हंसना तो बंद ही कर दिया था। स्ट्रेस में भी रहती थी। पहले वाली मासूम सी जैस्मिन अब बहुत ही साइलेंट हो गई थी। ज्यादा बात नहीं करती किसी से, बस अपनी फैमिली के अलावा। कनाडा में उसने कोई दोस्त नहीं बनाया। अब उसे इंटरेस्ट नहीं रहा किसी बात में, न ही दोस्त बनाने में और न ही किसी से बात करने में। कॉलेज से सीधे घर आती और घर आकर फिर अपने रूम में रहती। बस जैसे तैसे दिन काट रही थी। वहीं यहाँ मुंबई में विहान के भी हाल कुछ अच्छे नहीं थे। उसने काफी खराब कर रखा था खुद को। 5 महीने से दिल पर बोझ लेकर जी रहा था। विहान ने बिल्कुल किनारा कर लिया था हर चीज से। काम के अलावा उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता, बस गुस्सा करता था छोटी छोटी बात पर। चेहरे का नूर बिल्कुल चला गया था। गुस्सा उसे पता नहीं किस बात का रहता था 24 घंटे। सारा दिन खुद को काम में बिजी रखता, फिर रात को ड्रिंक करके सो जाता। वे अब काफी ड्रिंक करने लगा था। जैस्मिन उसके दिल और दिमाग से कहीं नहीं निकली। जैस्मिन की गिफ्ट की हुई वॉच अभी भी अपने साथ ही रखता। वे हर रोज कोशिश करता कि उसे जैस्मिन की याद ना आए, लेकिन उतनी ही याद आती थी उसकी। जैस्मिन के साथ बिताए एक एक पल उसे आज भी याद थे, और उसके साथ बिताई रात की यादें उसे सोने नहीं दे रही थी। लेकिन अपने भाई का सोचकर वे फिर से जैस्मिन पर गुस्सा जाहिर करने लगता। कार्तिक को 8 महीने हो गए थे कोमा में गए हुए, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया था। विहान अपने भाई की हालत का जिम्मेदार जैस्मिन को ही मान रहा था। अब भी उसे ये भी पता चल गया था कि जैस्मिन अब कनाडा चली गई है। जैस्मिन की फैमिली से बिजनेस रिलेशन आज भी थे, लेकिन अब वे कभी उनके घर या किसी पार्टी में नहीं गया। वे कोई ना कोई बहाना बना देता। वे अब कहीं पार्टी में नहीं जाता, बस अपने काम को देख रहा था। आज विहान अपने ऑफिस के केबिन में था। उसके केबिन में उसके ऑफिस के डिजाइनर स्टाफ भी थे। आज वे मीटिंग कर रहा था। अभिषेक भी वही था। विहान उन सबके डिजाइन्स देख रहा था जो वे सब बनाकर लाए थे। सब चेयर पर बैठे थे, बस अभिषेक ही विहान के पास खड़ा था। थोड़ी सी बियर्ड बढ़ी थी उसकी, आंखें इस टाइम पर हल्की सी लाल थी। जो भी हो, लेकिन हैंडसम तो था बहुत। केबिन में शांति थी। विहान ने कुछ डिजाइन्स साइड में रखे और काफी सारे डिजाइन्स उसने हाथ में ले लिए और चेयर से उठकर खड़ा हो गया। वे सब थोड़ा घबरा गए, क्योंकि अब विहान हमेशा बहुत ही गुस्से में रहता था। विहान ने अपने हाथ में पकड़े डिजाइन्स फिर एक एक करके देखने लगा और फिर सबको देखने लगा। वे सब नर्वस हो गए। विहान ठंडी लेकिन डरावनी सी आवाज में बोला, ये डिजाइन्स हम दिल्ली के सरोजनी नगर में सेल करने वाले हैं क्या? विहान की बात सुनकर सब घबरा गए। वे तीनों चेयर से उठकर खड़े हो गए। एक लेडी जो हेड डिजाइनर थी, वे बोली, सर, नेक्स्ट ईयर समर कलेक्शन। विहान ने जोर से फाइल टेबल पर फेंकी और गुस्से में बोला, ऐसी समर कलेक्शन को कोई भिखारी भी नहीं लेगा। सबकी रूह कांप गई। विहान गुस्से में देख रहा था। अब वे फिर से बोला, पर हेड 40 लाख का पैकेज दे रहा हूँ आप तीनों को, और मेरे सामने मुझे ये 200 की सेल वाले कपड़े डिजाइन करके दे रहे हो। इन कपड़ों को बनाकर आप खुद भी नहीं पहनोगे। सब बस सुन रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोले। विहान ज्यादा भड़क जाएगा। विहान ने एक एक नजर सबको देखा, फिर ठंडी आवाज में बोला, इस मंथ के एंड तक मुझे ढंग के कपड़ों के डिजाइन्स मेरे टेबल पर चाहिए। तीनों डिजाइनर्स ने हाँ में सर हिला दिया। विहान उनको देखकर बोला, डू योर वर्क प्रॉपरली, गॉट इट? एम्प्लॉय बोले, सॉरी सर। विहान ने एक नजर सबको देखकर फिर से बोला, लीव। विहान के कहते ही सबने खिसकने में ही भलाई समझी। सब जल्दी से बाहर आ गए और गहरी सांसें लेने लगे।
महीने बाद मीटिंग हुई थी उनकी और डांट खाकर आ गए थे। और बेचारा अभिषेक, वे तो रोज ही डांट खाता था, लेकिन सैलरी पैकेज बहुत ही अच्छा था तो सब गुस्सा भी बर्दाश्त कर लेता था। उनके जाने के बाद विहान ने पानी का ग्लास उठाया और पी लिया। फिर शीशे की बनी विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। विहान की नजर फिर एंट्री गेट पर गई, जहां जैस्मिन खड़ी उसका धूप में 2 घंटे से वेट कर रही थी। विहान एकटक उस जगह को देखने लगा। चेहरे पर एक्सप्रेशन भी बदलने लगे, लेकिन फिर आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगा और अंदर आकर वापस अपनी चेयर पर बैठ गया। अपना काम करने लगा कि उसका फोन बजने लगा। विहान ने फोन देखा तो अपने कान पर लगा लिया। सामने से उसने जो सुना वे सुनकर उसके चेहरे के रंग बदल गए, आंखें भरने लगी। वे बोला, I'll be there in 10 minutes। विहान जल्दी से उठा और जल्दी से उठकर अपने ऑफिस से चला गया। विहान के जाते ही एम्प्लॉइज ने चैन की सांस ली। विहान अपनी कार में बैठा और स्पीड से दौड़ा दी। आधे घंटे का रास्ता 10 से 15 मिनट में तय करके अपने घर आ गया। विहान ने तेजी से कार रोकी और अपने घर के अंदर की तरफ भाग गया। बहुत ही स्पीड से भाग रहा था वे। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर कार्तिक के रूम में आया। विहान की सांसें फूल रही थी, आंखों में नमी थी। उसने सामने देखा तो 2 नर्स और एक डॉक्टर थे वहाँ, जो कार्तिक को चेक कर रहे थे। आज 8 महीने बाद वे कोमा से बाहर आया था। नर्स जो उसकी देखभाल करती थी, उसने जल्दी से डॉक्टर और विहान को बुला लिया। विहान अंदर आया और देखने लगा। विहान को देखकर डॉक्टर मुस्कुरा दिए और बोले, मिस्टर कपूर, कार्तिक कोमा से बाहर हैं। विहान ने कार्तिक को देखा, जिसकी आंखें खुली हुई और वे विहान को देख रहा था। विहान की आंखें ज्यादा भर गई। कार्तिक होश में था, लेकिन अभी बोल नहीं रहा था ज्यादा। विहान तो हैंडल ही नहीं कर पा रहा था खुद को। डॉक्टर ने कार्तिक को देखा और बोले, बेटा क्या नाम है आपका? कार्तिक ने डॉक्टर को देखा, फिर बोला, कार्तिक कपूर। डॉक्टर मुस्कुरा दिए। 1-2 और सवाल किए, जिसके कार्तिक ने जवाब दे दिए। मतलब उसकी मेंटल हेल्थ स्टेबल थी। फिर डॉक्टर कार्तिक को बेड से उठने में हेल्प करने लगे। इतने लंबे समय तक बेड पर सोने की वजह से उसकी नब्ज हल्की सी ब्लॉक थी। डॉक्टर को देखकर विहान भी जल्दी से आ गया और एक साइड से कार्तिक को सहारा दिया। कार्तिक की भी आंखें भींगी हुई थी। वे विहान को देख रहा था। डॉक्टर ने कार्तिक से कहा, कार्तिक बेटा चलकर देखिए। कार्तिक धीरे धीरे कदम आगे लेने लगा। वैसे तो उस एक्सीडेंट में उसकी किसी बॉर्न को ज्यादा हार्म नहीं हुआ था, सिवाय सर पर चोट के, लेकिन फिर भी डॉक्टर अब तसल्ली कर रहे थे। विहान की आंखों से आंसू ही बाहर आने को हो गए, लेकिन वे रोना नहीं चाहता था। अपने छोटे भाई को ठीक देखकर वे जो फील कर रहा था वे बता नहीं सकता था। 3-4 कदम के बाद डॉक्टर ने विहान से कहा, मिस्टर कपूर अब खुद चलकर देख लेने दीजिए, धीरे से छोड़ दीजिए। विहान ने हाँ में सर हिला दिया और कार्तिक की बाह अपने कंधे से हटा दी और दूर हो गया। कार्तिक विहान को देखने लगा। कार्तिक भी अच्छा खासा स्मार्ट था। विहान के जितनी हाइट, गोरा रंग, शार्प फेस कट, लेकिन अभी थोड़ा पतला हो गया था। बॉडी कमजोर लग रही थी बीमार होने की वजह से। विहान ने भी कार्तिक को देखा। दोनों भाइयों की नजरें मिली तो रोने जैसे हो गए। फिर विहान ने कहा, वक्त। विहान की बात सुनकर कार्तिक चलकर देखने लगा, बिना किसी सहारे के। विहान ने देखा तो आंखों में आंसू लिए ही मुस्कुरा दिया। कार्तिक धीरे धीरे पूरे रूम में टहलने लगा। डॉक्टर विहान के पास आए और बोले, मिस्टर कपूर, ही इज फाइन। एक बार हॉस्पिटल में इनका फुल बॉडी चेकअप करवा लेना। विहान ने डॉक्टर से हाथ मिलाया और बोला, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। डॉक्टर मुस्कुरा दिए और बोले, इट्स आवर ड्यूटी। एक नर्स अभी भी यहीं रहेगी। कार्तिक के पास कोई दिक्कत हुई तो वे बता देगी। विहान ने हाँ में सर हिला दिया। डॉक्टर फिर कार्तिक से मिलकर चले गए। नर्स भी जो रुकने वाली थी, थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई। रूम में विहान और कार्तिक थे। विहान कार्तिक को देखने लगा। कार्तिक रोने जैसा हो गया और बोला, भाई। विहान ने सुना तो वे भी इमोशनल होते हुए जल्दी से कार्तिक की तरफ आ गया और उसे गले से लगाकर रोने लगा। कार्तिक भी रो दिया। मौत को हराकर आया था कार्तिक।
इतने महीने एक जिंदा लाश की तरफ पड़ा हुआ था। विहान तो वैसे ही इमोशनली वीक चल रहा था। अपनी भाई का कंधा लेकर सब्र गंवा बैठा और रोने लगा। कार्तिक रोते हुए बोला, सॉरी भाई, प्लीज रोइए मत। विहान उससे अलग हुआ और उसका चेहरा पकड़कर बोला, ठीक लग रहा है ना अब तुम्हें? हम हॉस्पिटल चले अभी? कार्तिक ने विहान को ऐसे देखा तो बोला, भाई आई एम ओके, आप शांत रहिए, आई एम फीलिंग परफेक्टली ऑल राइट। विहान ने फिर से उसे गले लगा लिया। 6 साल छोटा था कार्तिक विहान से। 21 साल का था कार्तिक। विहान ने उसे अपने बच्चों की तरह पाला था। जब से विहान ने होश संभाला, अपने भाई की जिम्मेदारी भी उठा ली। भले ही दोनों मामा मामी के पास रहें, लेकिन थोड़ा बड़ा होते ही विहान ने लंदन में स्टडी के बाद पार्ट टाइम जॉब करके अपना और कार्तिक का खर्चा चलाता था। कार्तिक के सारे काम वे खुद करता था। अपने भाई की जिम्मेदारी उसने एक बाप की तरह उठा ली। कार्तिक अपने मामा मामी के साथ इंडिया आता रहता था, तो उसे इंडिया से लगाव हो गया। कार्तिक भी इंडिया आकर पढ़ना चाहता था, तो विहान ने यहाँ एडमिशन करवा दी थी उसकी। कार्तिक अकेला रहता था, लेकिन हर महीने अपने मामा मामी के घर लखनऊ में 1-2 दिन के लिए रुकने जरूर जाता था। बहुत ही अच्छे से स्टडी चल रही थी। विहान वहाँ बिजनेस में था, तो ज्यादा आ नहीं पाता था इंडिया। लेकिन कार्तिक 3-4 महीने बाद चला जाता था मिलने। कार्तिक बहुत ही खुश था मुंबई में, लेकिन फिर कुछ टाइम से कार्तिक बहुत ही डिस्टर्ब रहने लग गया। कार्तिक ने पहले तो नहीं बताया कभी, क्योंकि उसे पता था विहान को लड़कियों के बारे में बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब ज्यादा दिल टूटा उसकी गर्लफ्रेंड ने बहुत ही बुरा डंप किया, जिसे वे बहुत ही प्यार करने लगा था। लेकिन वे लड़की उसे छोड़कर दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ इंडिया से बाहर चली गई। कार्तिक इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फिर उसने रोते हुए विहान को बताया सब, और उसी दिन फिर विहान को थोड़े टाइम बाद कॉल आया हॉस्पिटल से कि कार्तिक ने अपने फ्लैट की छत से कूदकर जान लेने की कोशिश की। विहान की तो दुनिया ही रुक गई। उसी टाइम वह इंडिया आ गया। कार्तिक बच तो गया, लेकिन कोमा में चला गया। विहान को फिर कार्तिक का फोन मिला, जिसमें उसकी और जैस्मिन की काफी फोटोज दिखी, और उन फोटोज में दोनों बहुत ही खुश दिख रहे थे। दोनों बहुत ही हंसते हुए फोटोज खिंचवाते थे। तो विहान को लगा कि शायद यही उसकी गर्लफ्रेंड है। उसका खून खौल गया अपने भाई की ऐसी हालत देखकर। फिर विहान ने सबक सिखाने की सोची। इन सब में बेकसूर जैस्मिन सजा भुगत बैठी। विहान का दिल बुरा नहीं था, लेकिन अपने भाई के लिए वे जस्टिस लेने पर आ गया। लेकिन उससे गलती ये हो गई कि उसने गलत इंसान पर अपना बदला निकाल दिया। इनोसेंट लड़की बेवजह शिकार हो गई। विहान ने कार्तिक को बार बार वॉक करवा कर देखा। कार्तिक अब हंस दिया और बोला, भाई यार ठीक हूँ मैं, देखिए आप। विहान ने उसे गुस्से से घूरा और बोला, एक बार मैं अपनी तसल्ली कर लूं, उसके बाद एक बेल्ट रखी है मैंने। विहान की बात सुनकर कार्तिक हंसने लगा और आकर उसके गले लग गया और बोला, मार लेना भाई आप, जितना मारना है। आई नो गलती हुई है मुझसे, बहुत बड़ी। विहान बोला, गलती नहीं, क्राइम हुआ है, सुसाइड करना भी क्राइम है। कार्तिक बोला, भाई अब आप जेल में मत डलवा देना, खुद मार लो जितना मारना है। इतना महीने सजा तो काट ली मैंने,